हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन, जहां पर जिस टॉपिक पे शायद कोई और ध्यान नहीं देता है, मैंने सोचा कि मैं ध्यान दे देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे ढेर सारी रिक्वेस्ट है आफ्टर आई डिड दिस वीडियो फॉर क्लास 10th पीपल। तो सीबीएसई क्लास 9 का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है साइंस का, वो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं फ्रॉम द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर ऑफ सीबीएसई इटसेल्फ। ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि भाई सिलेबस को डाउनलोड कैसे करते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से, और एंड देन विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ टेलिंग यू द सिलेबस। हर चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, हर यूनिट में कितने मार्क्स हैं, मैं आपको एक ब्लूप्रिंट भी बताता जाऊंगा जो सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया हुआ है। और चैप्टर बाय चैप्टर जो आपका सिलेबस है वो बताते साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कौन से हैं आपके पूरे साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो भाई रेडी हो जाओ, आने वाले इस 15 से 20 मिनट के अंदर सारी क्लैरिटी ले लेते हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि भाई साहब निकालना कैसे सिलेबस, वो बताने से पहले हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो वर्थ लगते हैं, मेरे को प्रीटी श्योर लगेगी भी, और करना जरूर, वरना पता कैसे लगेगा कितना प्यार करते हो, है ना। ठीक है, अब गूगल करना है आपको सिंपल तरीके से सीबीएसई क्लास 10 सिलेबस 23-24, है ना, क्योंकि अगर आप क्लास 9 करोगे तो क्लास 9 का सिलेबस अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में सीबीएसई की वेबसाइट पे नहीं है, 9 और 10 का साथ में दिया हुआ है। अगर आप 9 लिखकर भी सर्च करोगे तो आपको सबसे पहला लिंक सीबीएसई का नहीं मिलेगा, कुछ और वेबसाइट्स के आ जाएंगे, अनऑफिशियल वेबसाइट से आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का अगर आप पहला लिंक चाहते हो तो क्लास 10 लिखकर सर्च करिए, वरना इसको याद रखिए, cbseacademic.nic.in को याद रखिए, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी प्यारी सी वेबसाइट जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ साइंस सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई का मेन एकेडमिक वेबसाइट। इसमें अगर आप देखोगे आपके सामने होगा सेकेंडरी करिकुलम, जो अभी आप हो 9th and 10th लिखा हुआ है यहाँ पर रोमन नंबर्स में। अब उस पर क्लिक करने के बाद यू कैन फाइंड आउट ऑल दी सब्जेक्ट्स। इनिशियल पेजेस वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेजेस, आपके जो भी लैंग्वेजेस है, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज सब आपको इसी के अंदर मिलेंगे। आप क्लिक करोगे सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इन सबका सिलेबस यहाँ पे होगा, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मेन सब्जेक्ट्स पे आए तो मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी आ गई। ठीक है, और अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपके कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं 9th में तो वो भी यहां पर आ जाएगा, और सब्जेक्ट्स फॉर इंटरनल असेसमेंट वो भी इसको अलग से यहां पे दिख जाएगी आपको। ठीक है, बट मेन सब्जेक्ट्स हमें जाना है क्योंकि आज हमारा मुद्दा है साइंस। साइंस में जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक प्यारा सा पीडीएफ आ जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, ऑप्शन यहां पर साइड में है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि भाई आपका 9th का सिलेबस क्या। आप देखो यहां पर लिखा हुआ है साइंस क्लासेस 9th and 10th, तो 9th का भी 10th का भी दोनों का सिलेबस इसी पीडीएफ में है। मैंने जब 10th का क्लास लिया था ये वाला, तो मैंने यही पीडीएफ इस्तेमाल किया था, बट 10th का बाद में आता है, पहले 9th का आता है। ठीक है, तो इस पीडीएफ के थ्रू चले समझते हैं कि आपका 9th का सिलेबस क्या है, सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट क्या है, यूनिट वाइज मार्क्स कितने हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। चलते हैं आगे, चलो भाई। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा यहां पर सीधा, हाँ, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा है बराबर सबको, क्लियर है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान मारते हैं, समझते हैं कि है क्या बबुआ ये। ठीक है, तो ये क्लास 9 का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, जहां पर यूनिट भी है और मार्क्स भी है। तो हाँ, सीबीएसई क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि हर यूनिट से कितने मार्क्स आने चाहिए, वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है। हो सकता है कि वो क्लियरली ये ना बताए कि भाई हर चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, वो क्लियरली नहीं बताता है, लेकिन यूनिट वाइज जरूर बताता है कि भाई कितने मार्क्स टोटल आएंगे, और उतने ही आएंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, पॉसिबल ही नहीं है। यूनिट में जितने मार्क्स दिए उतने ही आएंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहला आता है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री में इस टॉपिक से आपके मेरे ख्याल से कितने भाई 4 चैप्टर्स हैं, है ना। कौन कौन से 4 चैप्टर्स है भाई? पहला है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। ये 4 चैप्टर्स को मिलाकर आपकी केमिस्ट्री में से 25 मार्क्स का सवाल आना चाहिए। कितना? 25 मार्क्स का सवाल आपके केमिस्ट्री से आएगा। क्लियर हो गया? 4 चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर 25 मार्क्स। ओए 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 ओए, मजा आ गया सुनकर। 25 marks confirmed coming from chemistry. It has to follow, your schools has to follow this entire process, क्योंकि सीबीएसई फिर अलाउ नहीं करेगा, ये ही फॉलो होना चाहिए। 25 मार्क्स से केमिस्ट्री आना चाहिए। ठीक है, आपके सारे पेपर्स में, चाहे वो मिड टर्म हो, आपके फाइनल एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर इसमें अंदर और कितना मार्क्स डिवीजन है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे ख्याल से अगर रचिता मैम बताएगी आपको क्लास 9 का तो बेहतर होगा। फिजिक्स का मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद सेकेंड यूनिट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, विच इज नथिंग एल्स बट बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स जो 2 ही हैं इस साल, जो है सेल्स और टिश्यूज। यही 2 चैप्टर आपके इस साल है, इसके अलावा और कोई बायोलॉजी के चैप्टर्स नहीं है। और गेस व्हाट, सिर्फ इन दोनों चैप्टर से 22 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं। 22 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर से। ओबी बायो, भाई दिस इज द स्कोरिंग गेम, यही तो स्कोर करना है 22 मार्क्स। 22, ओ माय गॉड, आई एम फ्रीकिंग आउट राइट नाउ। 22 मार्क्स सिर्फ बायो पढ़ के जाओगे तो आपके चांसेस पास होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका तीसरा यूनिट जो आपकी फिजिक्स का है, जिसमें है आपका मोशन, फोर्सेस एंड वर्क, विच इज बेसिकली 5 चैप्टर्स। मोशन हो गया, फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया। ये जो चौथा यूनिट है आपके, तीसरा यूनिट जो आपका पूरा फिजिक्स है। और फिजिक्स से क्लास 9 में सबसे ज्यादा भारी सवाल आ रहे हैं, 27 मार्क्स के, 27 मार्क्स गिवन टू फिजिक्स। कूल, ठीक है सर। अब तो फिर भी एक चैप्टर बच गया ना, कौन सा है वो? फूड प्रोडक्शन। अब फूड प्रोडक्शन यार इन जनरल हम बायो में ही लेते हैं, ठीक है, इन बायो में ही लेते हैं, मैं तो बायो में लेता हूं। बट फूड प्रोडक्शन क्योंकि बायो की मैम ही पढ़ाती है आपको यहाँ पर भी ना, अब वेदांतों में बायो की मैम भी आपको फूड प्रोडक्शन पढ़ाती है, इसके लिए कोई अलग टीचर नहीं आता, बायोलॉजी के टीचर पढ़ाते हैं, साइंस के टीचर जनरल पढ़ाते हैं। फूड प्रोडक्शन डेडिकेटेड 6 मार्क्स का है, और फूड प्रोडक्शन में एक ही चैप्टर है, एक चैप्टर 6 मार्क्स आना ही आना है, और सबसे ईजी चैप्टर है वो। सेल्स टिश्यू के कंपैरिजन में, पूरे साइंस के कंपैरिजन में आपके 9th ग्रेड का फूड प्रोडक्शन सबसे इजी है, 6 मार्क्स पक्के करो। तो अगर मैं बायो इन टोटल देखूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 22 मार्क्स का, फूड प्रोडक्शन बबुआ 6 मार्क्स का, 28 मार्क्स कम फ्रॉम बायोलॉजी इन योर क्लास 9th, सबसे ज्यादा भारी। इनफैक्ट आपके 10th में भी यही सीन है, सबसे ज्यादा भारी बायो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बराबर बराबर होते हैं। यहां पर पहले बायो है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। तो भाई पढ़ाई करो अच्छे से, बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि ठीक है सर, तो 25 22 47 है ना, 47 प्लस 27 इज हाउ मच? ओए होए, इतना कैलकुलेशन नहीं होता मुझसे। तो 47 प्लस 27 57 67 74 74 प्लस 6 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स आपको आने चाहिए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू, और बाकी 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से आएगा जो आपके टीचर्स अपलोड करेंगे। हो सकता है कि भाई आपको क्विज ले लिया जाए, सरप्राइज टेस्ट हो जाए, पीरियोडिक टेस्ट से आ जाए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से आ जाए, जो भी तरीका स्कूल वाले सोचते हैं उस तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्रैंड टोटल बन जाएगा 100 मार्क्स का। तो ये है आपका मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बोले ब्लूप्रिंट है आपका यूनिट वाइज। अब इसमें फिजिक्स का योगदान मैं आपको देता हूं चैप्टर बाय चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स इससे कम किसके। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक सेशन ऑलरेडी ले लिया, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब केमिस्ट्री और बायो को मेरे ख्याल से रचिता मैम और खुशबू मैम करें तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास बायो केमिस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता है, लेकिन ऑफकोर्स की बात है हम आपको जरूर बता सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इन चैप्टर से, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला आता है आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, विच इज बेसिकली और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को थोड़ा सा घोट कर पीते हैं, आ जाओ भाई। तो पहला चैप्टर आपका शुरू होता है केमिस्ट्री में, एज यू ऑल नो, विच इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, अब्जॉर्प्शन, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, है ना। तो ये सारे आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, ये सारे चैप्टर के टॉपिक्स हो गए। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यार? ऑफ कोर्स ही बात है, चेंज ऑफ स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट में सारे चेंज ऑफ स्टेट आपको पता होना चाहिए किसके क्या है, कब कहाँ है। और ऑफ कोर्स ही बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मैटर इज ऑल्सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो द सेकेंड चैप्टर विच इज नथिंग एल्स बट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपके मैटर एंड सराउंडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज elements, compounds, mixtures, heterogeneous, homogeneous mixture, colloids and suspensions, physical and chemical changes, excluding separating the components. Separating है भी नहीं इस साल, तो आप लोग देख लो बेटा, आपको separating the components of a mixture is not there this year. Separating नहीं है, वो एक्चुअली अच्छा टॉपिक हुआ करता था, डिफिकल्ट भी था, इस साल वो नहीं है, ठीक है। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो भुगतो ये बोलूंगा मैं, बट इस साल है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑफ कोर्स ये बात है, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर का टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर्स इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से भी ज्यादा मिक्सचर्स इन समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्लासिफाइंग कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो डेफिनेटली आपका मिक्सचर्स ही होगा विद कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, है ना। और कोलॉइड्स और सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन, ये सबके प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं आपके मैटर यूनिवर्स अराउंड इज मैटर अराउंड अस प्योर के टॉपिक से। अब आती है बात द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो टॉपिक्स हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। अब इस चैप्टर में सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि है ही 4 टॉपिक। इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आता ही आता है, आपके केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स पूछ लिए जाते हैं, आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस भी पूछ लिए जाते हैं। अब भाई ये कुछ नहीं कर सकते, आता ही, ठीक है, आता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है सर आपके केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, उसके बाद आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विवेलेंट टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर आपका होगा इस मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके इसमें तो आंख बंद करके बोल सकता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होगा ही होगा, देखो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होता है भाई। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डेफिनेशन पूछा जाएगा आपको, फिर किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा, वैलेंसी कितनी पूछी जाएगी। इट्स अ ग्रेट चैप्टर, द एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट आई वुड से, क्योंकि है देखो यार जिस चैप्टर में 2-3 टॉपिक ही हो उसमें यार फिर क्या इंपॉर्टेंट बताना, है ना। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उससे रिलेटेड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स के एग्जांपल्स, आइसोबार्स के एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आइसोटोप्स के एग्जांपल्स और आइसोबार्स के एग्जांपल्स में कुछ स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब रचिता में पढ़ाएंगे आपको तो ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। चलो अब हो गया आपका केमिस्ट्री, अब आगे बढ़ते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो। और बायो देखकर मेरे को रोना आता है क्योंकि है ही नहीं कुछ भाई, इसमें 2 चैप्टर है और उसके बाद फूड प्रोडक्शन है। फूड प्रोडक्शन कौन पढ़ता है, बट ठीक है पढ़ना पड़ेगा आपको, 6 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऑर्गेनाइजेशन और बायो में क्या टॉपिक है देख लेते हैं। सेल पहला चैप्टर सेल और टिश्यूज में ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इज टिश्यूज, बट सेल इज अ बिट मोर वास्ट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। तो सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स, सेल इंक्लूजन्स, जिसमें आते हैं आप सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर आप देख लो तो इंपॉर्टेंट ही है। क्रोमोसोम्स सेकंड इंपॉर्टेंट है, पहले सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। फिर आती है बात टिश्यूज की। अब टिश्यूज में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ जो आपके 4 वैरायटी ऑफ टिश्यूज हैं एनिमल्स में और 2 वैरायटी ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स, जो है आपका मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गई बात आपकी बायो की। अब बेटा मुझे माफ कर देना अगर मैंने केमिस्ट्री और बायो में कुछ गलत कह दिया हो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने गलत कह दिया हो, या आपको लगता है कि सर ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दूसरा वाला जो आपने कहा, तो मुझे आप कमेंट से बता देना। जैसे मैंने कहा था मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, केमिस्ट्री बायो का नहीं, बड़ा गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, मैं रिसर्च करके आया था, इस हिसाब से मैंने पढ़ाना था, मैंने बता दिया आपको। फिजिक्स का मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। चलो फिजिक्स में मुझसे गलती नहीं होगी, आ जाओ अब। हाँ भाई साहब, तो आ गया फिजिक्स। फिजिक्स भी है इंपॉर्टेंट, देखते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है मोशन। मोशन चैप्टर से आप समझ लो कि आपको 8 मार्क्स तक के सवाल आ सकते हैं। कितने? 8 मार्क्स, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब मोशन चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ सकता है। डेफिनेशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का नहीं पूछा जाता। वेलोसिटी नहीं, नो कोई नहीं पूछता कि निकालो, नहीं पूछता। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इसका आता है बहुत। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डेफिनेशन आता है। आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ऐसे आपको कुछ एग्जांपल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। और ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम मोशन चैप्टर। इसमें से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, उसमें फिर वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो आप।
डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन अबोव एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर से मार्क्स के सवाल आ रहे हैं 3 मार्क के 5 मार्क के, वो आपको ग्राफ से ही आएंगे, जहां पर आपको स्लोप निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ये सब कुछ निकालना है, वो सब यहीं से आएगा। ठीक है, तो ग्राफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक न्यूमेरिकल दे दिया सर्कुलर मोशन का, इतना ही और कुछ नहीं है, नॉट मच, बट ग्राफ मस्ट स्टडी, एक्सेलरेशन मस्ट स्टडी फ्रॉम मोशन चैप्टर। ठीक है, अब देखो इन्हीं में से 8 मार्क्स आ गए। अब बात करते हैं फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन की, जो मेरे ख्याल से अभी बहुत इजी चैप्टर बन चुका है। इसको आप समझ लो कि भाई 5 मार्क्स तक के आ सकता है आपको। ठीक है, अब 5 मार्क्स में क्या क्या है यार, देखो 3 टाइप्स ऑफ लॉज हैं। उन तीनों लॉज को अगेन एग्जांपल दे दिया, बताएंगे कि भाई आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। या तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस बताओ, थर्ड लॉ सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस बताओ, या तो भाई स्टेट करो फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। ये सब जनरल सवाल हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आता है, डेरिवेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद मोमेंटम और क्या कहते हैं इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनर्शिया एंड मास का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन जनरल इतना ही यार। फिर F = ma के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको ज्यादातर आते हैं। तो 5 से 7 मार्क्स में कहूंगा, मैक्स टू मैक्स 7 मार्क्स हो सकता है चैप्टर से, ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 7 मार्क्स का, कूल है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इटसेल्फ, उसका स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्री फॉल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन हो सकता है, उसकी वैल्यू निकालनी आ सकती है, या तो फिर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी न्यूमेरिकल्स आता है। यहां पर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप डेफिनेटली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो सवाल है और जो चैप्टर के बीच में सवाल है वो करके जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मास एंड वेट एंड फ्री फॉल, फ्री फॉल इज इंपॉर्टेंट। मास एंड वेट के जो न्यूमेरिकल वो भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये जो कॉन्सेप्ट है वो वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फ्लोटेशन की बात करते हैं। फ्लोटेशन में प्रेशर का ऊपर न्यूमेरिकल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल विद बायंसी इज इंपॉर्टेंट, आएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा, खत्म करो बात, आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशन कितने मार्क्स का आता है सर। तो ये हो गया 8 मार्क्स। ये मान लो अगर 7 मार्क्स तक है तो 15 हो गए। अब समझ लो कि ग्रेविटेशन भी आपको आ जाएगा 7 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो 22 मार्क्स तक हो गया आपके। अब आगे बढ़ते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर में। वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क डन बाय ए फोर्स, डेरिवेशन नहीं है, डेफिनेशन भी नहीं है, न्यूमेरिकल आना चाहिए आपको। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेरिवेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, वो 5 मार्क्स का सवाल होता है, प्रॉपर आना चाहिए, या तो स्टेटमेंट से आता है तो 2 मार्क्स लाना चाहिए। तो वर्क एनर्जी एंड पावर आप कुल मिला के मान लो भाई 5 मार्क्स तक का सवाल आता है। ठीक है, तो 8 कितने थे भाई, ये 22 हो गए थे, 22 और 5 आपके हो गए ऑलरेडी 27। साउंड चैप्टर बच गया अभी, है ना, 27 मार्क्स तो हो गए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, साउंड चैप्टर कहीं ना कहीं फिट करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडिया, नहीं। स्पीड ऑफ साउंड नहीं। रेंज ऑफ हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज इंपॉर्टेंट, एको इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग, अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस और आपके एको इज इंपॉर्टेंट। एको के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे कहीं आपका मोशन चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, थोड़ा सा कम कर, इसको 7 मार्क्स पे कर देते हैं। ठीक है, इसको 5 मार्क्स पे रखते हैं कि भाई ये 5 मार्क्स का आता है, क्योंकि यार 7 मार्क्स से मुझे लगता है कि आएगा नहीं, क्योंकि साउंड चैप्टर इस बार फिट हो गया, पिछली बार नहीं था ये, तो फिर ज्यादा मार्क्स का आ गया था। और आपका ग्रेविटेशन चैप्टर भी आप मान लो कि भाई 5 मार्क्स का आता है, तो 5 5, और साउंड चैप्टर की तरह भाई 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 आपके हो गए 22, 22 और आप मान लो यहाँ पर 5, साउंड चैप्टर का 27। तो एज एन एवरेज सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं आपके मोशन चैप्टर से। उसके बाद बाकी सारे चैप्टर से एज एन एवरेज आप 5-5 मार्क के सवाल सोच सकते हैं, क्योंकि भाई देखो पूरे फिजिक्स से 27 मार्क के सवाल ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, है ना। दैट इज इट, दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, देखते हैं कुछ और है तो नहीं। हाँ, फूड प्रोडक्शन के बारे में, जो फूड प्रोडक्शन एक और चैप्टर है ना, फूड प्रोडक्शन, फूड रिसोर्सेज के साथ है, फूड प्रोडक्शन एक और चैप्टर है। वो क्लियरली आपके सीबीएसई ने बोला है कि भाई
इसका हाँ, फूड प्रोडक्शन तो 6 मार्क्स से ले आ रहा है ना, फूड प्रोडक्शन इज कमिंग फॉर 6 मार्क्स, पक्का है। इसमें प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, यूज ऑफ, ये तो पूरा पढ़ के जाना भाई, इसमें कुछ भी आ सकता है 6 मार्क्स में, ठीक है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं जाऊंगा सीधा नीचे, तो अब यहां पर बात आती है एक और चैप्टर की, नेचुरल रिसोर्सेज। तो सीबीएसई ने यहां पर ये बोला है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन का भाग नहीं होना चाहिए। हो सकता है टीचर्स आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह दे दे, लेकिन इट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन। कूल, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट। तो मैंने जैसे बोला था 15-20 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि भाई क्या होता है क्लास 9 का साइंस का सिलेबस, और इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अगर आपको ऐसे ही सेशन एक मैथ्स और एसएसटी और इंग्लिश के लिए भी चाहिए तो लेट मी नो। अगर आपको अच्छा लगा भी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल पीपल, एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन हु डज नॉट नो दैट दे आल्सो हैव अ सिलेबस इन क्लास 9, ठीक है, एंड स्कूल स्ट्रिक्टली फॉलो दिस, दे हैव टू फॉलो दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। पीस।